जनकपुर गांव में बिरजू और भारती नाम के पति पत्नी रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा किया करते थे। पाखी उनकी इकलौती संतान थी। बिरजू और भारती अपनी बेटी पाखी से बहुत प्यार करते थे और पाखी को हमेशा खुश रखने की कोशिश में लगे रहते थे। एक बार की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। पाखी अपनी सहेलियों के साथ खेल ही रही थी कि तभी किंजल हाथ में एक सुंदर सा लहंगा लेकर वहाँ पर आई और बोली, ये देखो मेरा नया लहंगा। ये लहंगा मेरे बाबा ने शहर से मेरे लिए खरीदा है। ये बहुत ही महंगा और सुंदर लहंगा है। मैं तो इस बार इसी को पहनकर मेला देखने जाऊंगी। अरे वाह किंजल, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही अच्छा है। अब तो मैं भी अपने बाबा से बोलकर एक नया लहंगा खरीद कर लाऊंगी। लहंगा, वो भी तेरे बाबा? तेरे बाबा तेरे लिए लहंगा कभी नहीं लाएंगे। वो क्यों भला, क्यों नहीं लाएंगे? मेरे बाबा मेरी हर विश पूरी करते हैं। करते होंगे, पर वो तुम्हें लहंगा कभी नहीं दिला सकते क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो। तुम्हारे पिताजी हमारे खेतों में काम करके तुम सबका पेट भरते हैं। तुम लोगों के लिए बस यही काफी है। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तुम सिर्फ मेरा लहंगा देख सकती हो, ले नहीं सकती। अरे देखना, मैं लहंगा जरूर लूंगी। तुम बस देखती रहो, मेरे बाबा जरूर मुझे लहंगा दिलवाएंगे। ये सुनकर किंजल और पाखी की सारी सहेलियां हंसने लगती हैं और पाखी गुस्से में अपने घर आ जाती है। पाखी को गुस्से में देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हो गया मेरी गुड़िया को? ये चाँद सा चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों है? माँ, किंजल के पास बहुत ही सुंदर लहंगा है और वो बोल रही है मेरे बाबा मेरे लिए वैसा लहंगा कभी नहीं खरीद सकते। पाखी बेटा, तू तो बहुत समझदार बच्ची है ना। तुझे तो पता है तेरे बाबा कितनी मेहनत करके घर चलाते हैं और लहंगा तो बेटा बहुत ही महंगा आता है ना। हम भला उसे कहाँ से खरीद पाएंगे? मुझे वो सब नहीं पता, मुझे लहंगा चाहिए, चाहिए तो बस चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते पाखी बेटा। लेकिन पाखी अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। तभी उसके बाबा भी घर आ जाते हैं। अब आप ही अपनी लाडली बेटी को समझाइए। तुम्हारी बेटी किंजल का लहंगा देखकर उसकी तरह ही लहंगा लेने की जिद कर बैठी है। ये सुनकर बिरजू अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और कहता है, पाखी बेटा, मेले में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या पसंद है? समोसा। मेला घूमने और समोसा खाने के लिए नए लहंगे की क्या जरूरत है? चलो मैं आज तुम्हें मेला घुमा कर लाता हूँ और मेले में मैं तुम्हारे पसंद के समोसे भी खिलाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे कोई समोसे नहीं खाने। मुझे तो बस मेरा लहंगा चाहिए। आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए कहीं से भी लहंगा ला कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाखी जिद पकड़कर बैठी थी कि उसे किसी भी कीमत पर लहंगा चाहिए ही चाहिए। बिरजू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लहंगा खरीदने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए। अगले दिन बिरजू अपने एक दोस्त के घर गया और बोला, लल्लू भाई, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं अगले महीने ही तुम्हें लौटा दूंगा। इस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं है बिरजू। मेला घूमने के लिए मेरी पत्नी भी कई दिनों से पैसे को लेकर मुझसे झगड़ा कर रही है, पर मेरे भाई मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? ये सुनकर बिरजू बहुत निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? नहीं पाखी की माँ, कहीं से पैसे नहीं मिले। अब मैं अपनी बेटी के लिए लहंगा कहाँ से लेकर आऊँ? जब पैसे हैं ही नहीं तो उसकी हर जिद पूरी करनी जरूरी नहीं है। अब वो बड़ी हो गई है, उसे घर की हालत समझनी चाहिए। आप उसे समझा दीजिए, वो समझ जाएगी। पाखी वहीं दूर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है।
अपने माँ बाबा को इतना परेशान होता देख वो उनके पास आकर उनसे कहती है, बाबा अब मुझे कोई लहंगा नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए। ये हुई ना बात, तू तो मेरी समझदार बेटी है। उस दिन पाखी बहुत उदास थी क्योंकि उसे लहंगा चाहिए था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि उसके बाबा के पास तो पैसे है ही नहीं। अगले दिन पाखी कुएं पर पानी भर ही रही थी और सोच रही थी, मेरे माँ बाबा इतने गरीब क्यों हैं? किंजल ने बिल्कुल सच ही कहा था, मैं लहंगा कभी भी नहीं पहन पाऊंगी। काश जादुई कहानियों की तरह ये कुआं भी जादुई होता, फिर तो मैं इस कुएं से एक जादुई लहंगा मांगती। क्या तुमने मुझे पुकारा है प्यारी लड़की? कौन है यहाँ? मैं एक जादुई कुआं हूँ। तुमने अभी अभी मुझसे एक लहंगा मांगा था ना? ये लो, ये रहा तुम्हारे लिए जादुई सुनहरा लहंगा। कुएं की इतना बोलते ही पाखी के सामने कुएं के अंदर से एक सुनहरा सा लहंगा निकलकर आ जाता है। ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, ये एक जादुई सुनहरा लहंगा है। तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच्ची? हाँ सच्ची। फिर पाखी जादुई सुनहरे लहंगे को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अपने माँ बाबा को उस जादुई सुनहरे लहंगे के बारे में सब बताती है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कुआं तुम्हें लहंगा दे दे? ऐसा ही हुआ है माँ, हमारे गांव का कुआं जादुई है। फिर पाखी अपने माँ बाबा के साथ कुएं के पास आकर कुएं को आवाज लगाती है, जादुई कुआं, मुझे सुन सकते हो? लेकिन जादुई कुएं से कोई आवाज नहीं आती। मुझे तो ये कुआं बिल्कुल भी जादुई नहीं लग रहा। पाखी बेटा सच बताओ, ये लहंगा तुम्हें किसने दिया? बाबा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये लहंगा मुझे इसी कुएं ने दिया है और ये भी कहा था कि मैं जो भी चाहूँ वो सब इससे मांग सकती हूँ। एक मिनट रुको, हे जादुई लहंगे मुझे सुंदर सा हीरा दे दो। पाखी के इतना बोलते ही सुनहरे लहंगे से एक चमचमाता हुआ बड़ा सा हीरा प्रकट हो जाता है। ये देखकर बिरजू और भारती दोनों हैरान रह जाते हैं। पाखी के बाबा, ये लहंगा चाहे जहाँ से भी आया हो, आखिर है तो जादुई ही। इसे पाकर मेरी बेटी खुश है, उसी में हम भी खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ, आखिर मुझे लहंगा चाहिए था जो मुझे मिल गया। अगले ही दिन पाखी उस लहंगे को पहनकर मेला घूमने गई। पाखी के लहंगे को देखकर उसकी सारी सहेलियाँ पाखी की बहुत तारीफ कर रही थी। वहीं घमंडी किंजल पाखी के लहंगे को देखकर जल रही थी और उधर पाखी हर रोज कुएं के जादुई लहंगे से अलग अलग लहंगे मांगती थी और हर रोज उन्हें पहनकर आती थी। ये देखकर किंजल बहुत परेशान हो जाती है। आखिर इस गरीब के पास इतने सारे लहंगे कहाँ से आ गए जो ये हर रोज नए नए लहंगे पहनकर आ रही है। आज तो मैं इसके सारे लहंगे चुरा ही लूंगी। कुएं का जादुई सुनहरा लहंगा चुराने के इरादे से किंजल आधी रात को पाखी के घर जाकर उसका लहंगा चुराकर भाग ही रही थी कि तभी वो कुएं में जाकर गिर गई और डूबने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचा लो वरना मैं इस कुएं में डूब जाऊंगी। बचाओ बचाओ। किंजल की आवाज सुनकर बिरजू और भारती के साथ और भी कई गांव वाले कुएं के पास आए और किंजल को कुएं से बाहर निकाला। अरे किंजल बेटा, तुम कुएं में कैसे गिर गई और इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई थी? फिर किंजल ने डरते हुए कहा, आंटी मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पाखी का सुनहरा लहंगा चुराने आई थी। जैसे ही मैं उस लहंगे को लेकर भाग रही थी तभी अचानक से मैं कुएं में गिर गई। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे माफ कर दो आंटी। भारती और बिरजू अब समझ गए कि वाकई वो कुआं जादुई है और पाखी का वो लहंगा उसी कुएं ने दिया है। फिर किंजल भी अपने घर चली गई। उसे भी समझ आ गया था कि वो लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि कोई जादुई लहंगा है।
उस दिन के बाद से किंजल ने पाखी के उस लहंगे पर कभी नजर तक नहीं डाली और पाखी अपने जादुई सुनहरे लहंगे के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। एक बार की बात है जब जादूपुर नामक गांव में इंसानों के साथ साथ परियां भी रहा करती थी। परियों का आम लोगों में रहना मामूली बात थी, लेकिन साथ में रहने वाले लोगों को परियों की जादुई शक्तियों का कोई अनुमान नहीं था और न ही उन्हें कोई लालच था। परियां जब भी लोगों की मदद करती थी तो उन पर कभी एहसान नहीं जताती थी। उसी गांव में शालिनी का एक परिवार रहता था। शालिनी की एक बेटी थी खुशी और शालिनी अपने पति अर्जुन के साथ रहती थी। शालिनी का परिवार छोटा परिवार था। घर में इतना काम होता नहीं था, जिस वजह से वो पूरा दिन खाली बैठी रहती थी और उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आते थे। हे ऊपर वाले, ये तूने कैसी दुनिया बनाई है। खाने को मुंह तो दे दिया, लेकिन खाने के लिए इतनी मेहनत करवाता है। जिंदगी में ऐसा हो पाता कि इंसान को बिना मेहनत किए ही खाना मिल जाता तो कितना अच्छा होता। शालिनी को ये सारी बातें कहते उसकी बेटी खुशी सुन रही होती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आप ये सब क्या सोचती रहती हो? क्या आपको नहीं पता इंसान को काम करना भी बहुत जरूरी है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो आलसी हो जाएगा और उसे बहुत सारी बीमारियाँ लग जाएंगी। इसी वजह से ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है। आप खामखा ऊपर वाले को दोष देती रहती हो। अरे बेटी, तू नहीं जानती है इस पेट को पालने के लिए तेरे पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ लोग तो बिना मेहनत किए ही बहुत अच्छा खाते हैं। माँ, वो सब इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों की सजा और कर्म पहले ही कर लिए हैं। इसलिए अब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखना, एक दिन हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा। मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हमारा पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहेगा और हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। खैर, अभी मैं जाकर पड़ोस वाली अंगूरी भाभी से बात करती हूँ। खुशी की माँ घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेती थी और उसके बाद पड़ोस की औरतों से बातें करती थी। इसी तरह शाम हो जाती थी और शाम को घर आकर वो सबके लिए खाना बनाती थी। अर्जुन जब घर वापस आता था तो सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। खुशी के घर के बगल में ही दो परियों के भी घर थे। एक घर में नीली परी रहती थी और दूसरे घर में लाल परी रहती थी। नीली परी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उसका दिल बहुत साफ था, लेकिन रंग काला होने की वजह से जल्दी उससे कोई भी बात नहीं करता था। सिर्फ मतलब के लिए ही लोग उसके पास आते थे। वहीं दूसरी तरफ लाल परी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, परंतु उसके विचार बहुत ही ज्यादा खराब थे। वो दूसरों का कभी भला नहीं चाहती थी। वो अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड करती थी और कभी किसी से ठीक तरह से बात नहीं करती थी। लेकिन फिर भी जब भी लोगों को किसी मदद की जरूरत होती थी तो वो लाल परी के पास ही जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा होता है और लोग नीली परी की इज्जत कम करते हैं और लाल परी को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, जिस वजह से लाल परी का घमंड बढ़ता जा रहा था और नीली परी उदास रहने लगी थी। इस गांव के लोग कितने नेक दिल और भले इंसान हैं, लेकिन ये लाल परी उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती और उनका फायदा उठाती है। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? मैं उनके लिए कितना भी कर लूं, लेकिन ये लोग मुझे कभी अहमियत नहीं देते। पर मैं उनका कभी बुरा नहीं करूंगी। मुझे ऊपर वाले ने जो कुछ भी दिया है वो सब मुझे बहुत पसंद है। लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, मेरा इतना सम्मान करते हैं, मुझे इतना खूबसूरत बनाया है। सभी लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं। आखिर मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। मैं लोगों से अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा महल बनवाऊंगी जिसमें मैं बहुत ही आराम से रहूंगी।
लाल परी अपने मन में मीठे मीठे खाली पकवान बना रही होती है, क्योंकि लाल और नीली परी दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों का रंग अलग होने की वजह से वो दोनों अलग अलग रहती थीं। दोनों बहनों का जन्मदिन पास आ रहा था और गांव वाले ये अच्छे से जानते थे। माँ, आपको पता है जो हमारे पड़ोस में नीली परी और लाल परी रहती हैं, उनका जन्मदिन आ रहा है। क्या आपने सोचा है आप उन्हें क्या देंगी? हाँ बेटा, मुझे पता है, इसलिए देख मैंने ये 2000 रुपए का गाउन खरीदा है जो मैं लाल परी को दूंगी, और ये 200 रुपए का गाउन खरीदा है जो कि मैं नीली परी को दूंगी। पर माँ, इतना बड़ा भेदभाव किस लिए? आखिर दोनों परियां गांव में लोगों की मदद करती हैं, फिर आप ऐसा उनके साथ क्यों कर रही हैं? ये तो बहुत गलत बात है। अरे बेटा, तू कुछ नहीं जानती है, ये जो नीली परी है ना, ये बहुत गरीब है, ये हमें कुछ नहीं दे पाएगी। और ये जो लाल परी है ना, ये बहुत अमीर है, ये हमें एक ही दिन में माला माल कर सकती है, इसलिए मैं इसे ये महंगे वाला गाउन देना चाहती हूँ। नहीं माँ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गांव वाले तो सभी लोग पागल हो गए हैं। सभी गांव वाले दोनों परियों के जन्मदिन की तैयारी कर लेते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर लाल परी के लिए एक सुंदर सा महल बनवाकर खड़ा कर देते हैं और नीली परी के लिए एक छोटा सा घर बनवाते हैं। अगले ही दिन दोनों परियों का जन्मदिन था। जब दोनों सुबह में उठती हैं, तो नीली परी देखती है कि उसके लिए गांव वालों ने बहुत मेहनत करके एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाकर तैयार किया है। ये देखकर नीली परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाल परी अपने लिए इतना बड़ा महल देखकर भी जरा भी खुश नहीं होती है और वो महल के अंदर जाकर अपनी जादुई शक्तियों से सजावट करती है और अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे के लोगों को बुलाती है और गांव के लोगों को नहीं बुलाती। पार्टी खत्म हो जाती है और लाल परी वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीली परी अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर गांव में सभी लोगों के लिए दावत करती है। वो दावत खाकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखा भाई तुम लोगों ने, जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत करी, पैसा खर्च करके इतना सुंदर महल बनवाया, उसने तो हमें अपने जन्मदिन पर बुलाया भी नहीं। और इस नीली परी के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, बस एक मामूली सा छोटा सा घर बनाया है, लेकिन उसमें भी इस परी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की और स्वादिष्ट भोजन बनाया और हमें खिलाया। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो बेवजह ही इसकी शक्ल सूरत पर मरे जा रहे थे। हमने कभी भी नीली परी को सम्मान नहीं दिया और न ही उसकी इज्जत की, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए इतना कुछ किया और जिसके लिए हम इतना कर रहे थे उसने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। देखा जाए तो असली महल की हकदार तो हमारी नीली परी ही है। देखा माँ, आज आपने, अब आपको समझ में आ गया होगा। हमें लोगों को कभी भी उसकी सूरत से परखना नहीं चाहिए, हमें उसका दिल देखना चाहिए। ये गांव वाले भी कितने खुश हैं, वो सब सिर्फ नीली परी की वजह से। कभी भी लाल परी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का फायदा उठाया है। सभी गांव वाले आपस में बातें करते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब नीली परी को अपने द्वारा बनाया गया महल दे देंगे और लाल परी को छोटे से घर में रहना होगा। इसके बाद सभी लोग महल में जाते हैं और लाल परी को महल से बाहर निकालने लगते हैं। सुनो लाल परी, तुम्हें इस महल को खाली करना होगा। हम ये महल नीली परी को देना चाहते हैं। नीली परी हमेशा हमारी मदद करती है और उसने आज तक हमेशा हमारी रक्षा की है। तुमने सिर्फ अपनी सुंदरता पर ही ध्यान दिया है और हमेशा हमसे अपना काम करवाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लगता है तुम सभी गांव वाले पागल हो गए हो। तुम उस नीली परी का मुकाबला मुझसे करवाना चाहते हो, वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है।
देखो जो कुछ भी हो, हम कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हें अभी के अभी हमारा दिया हुआ ये महल खाली करना होगा। अच्छा, तो तुम मुझसे लड़ाई करना चाहती हो? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से अभी के अभी खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट जाओ। नहीं, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। गांव वालों की बातें सुनने के बाद लाल परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी छड़ी से लोगों के ऊपर वार करती है। पर तभी नीली परी लोगों को लाल परी के वार से बचा लेती है और लाल परी को मजा चखाने के लिए उसे बिजली के झटके देती है। लाल परी बिजली के झटके खाकर रोने लगती है। अरे मुझे माफ कर दो, ये बिजली के झटके देना बंद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम सभी जो बोलोगे मैं वो करूँगी, लेकिन मुझे माफ कर दो। गाँव वालों, मैं अपनी सुंदरता पर ज्यादा ही घमंड कर रही थी। तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दो। इसके बाद नीली परी लाल परी को उस छोटे से घर में रहने के लिए भेज देती है और नीली परी पूरे गांव वालों के बनाए हुए महल में रहने लगती है। इसके बाद सभी लोग नीली परी की बहुत इज्जत करने लगते हैं और नीली परी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाल परी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो नीली परी और गांव के लोगों से माफी मांगती है। उसके बाद दोनों बहनें हंसी खुशी से अपना बंटवारा खत्म करके एक ही घर में रहने लगती हैं और गांव में सभी लोगों की मदद करती हैं। इस तरह दोनों बहनों की लड़ाई खत्म हो जाती है और गांव वालों को अच्छी सुख सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।